हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। एक तो कारगिल के हवाले से अभी 25 साल हो गए इस वाक़े को। 1999 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैं बहुत बड़ी जंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन छोटी लेवल की एक कॉन्फ्लिक्ट रहा। काफ़ी सारे पाकिस्तान के फ़ौजी भी मतलब उनकी डेथ हुई और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई। फिर खैर अमेरिका और वो सारा एक पुरानी स्टोरी, उस पे बात नहीं करते। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, अभी करंटली क्या चीज़ें हो रही है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान अपने गलतियों से सबक नहीं सीखता और काफ़ी एक थ्रेटनिंग किस्म का स्टेटमेंट उनका आया है। क्या है इसके पीछे, क्योंकि हम सुनते हैं कि मोदी साहब सीरियस से आदमी हैं, मतलब वो अगर कह देते हैं तो फिर कुछ करते हैं। तो वाक़ई ऐसी कोई चीज़ है, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी चीज़, अमेरिकन कांग्रेस जो रिपब्लिकन है, उन्होंने एक बिल मूव किया है, रोबियो जो सेनेटर हैं उन्होंने, और उसमें कहा गया है कि अमेरिका पाकिस्तान को अगर पैसे या कुछ वेपन्स या कुछ देता है तो इस चीज़ के ऊपर बाउंड कर ले कि वो किसी भी तौर पर इंडिया के खिलाफ मिलिटेंसी में इस्तेमाल ना हो। अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो इस सारी चीज़ों को बंद किया जाए। चीन का नाम भी है, चीन को तो खैर वो ऐड नहीं देते, लेकिन पाकिस्तान उनसे हेल्प हर किस्म की जो है वो लेता है। ये क्या सूरत हाल है, क्या चीज़ें हो सकती है, पाकिस्तान के लिए कितना ये मुश्किल हो सकती है। दूसरी बात, और वो चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ इस किस्म का सिक्योरिटी अलायंस बनाना चाहते हैं जिस तरह जापान, साउथ कोरिया या नेटो के साथ है। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें हमारे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर एनालिस्ट ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई। मकाम मुपखैर आपको और पखैर रागले आपके सभी दर्शकों को। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। ऑलवेज अ प्लेजर एज यू सेड टू बी ऑन अ फैमिली शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अच्छा डॉक्टर साहब, नरेंद्र मोदी साहब, हम अक्सर बात करते हैं, मैं और आप या बाकी लोग, हम सुनते हैं कि वो ठीक है, कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो स्टेटमेंट दे दे तो उसके पीछे शायद ज्यादा ऐसी चीजें होती हैं कि वो नजर आती है कि वो शायद कुछ करते हैं। अभी जो नरेंद्र मोदी साहब ने कारगिल की मतलब 25th एनिवर्सरी के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है, तो क्या लग रहा है कि वाकई ऐसी कोई चीज हो सकती है कि वो कह रहे कि पाकिस्तान सबक नहीं सीखता, और अगर ऐसी कोई मतलब गड़बड़ी करता है तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, या जो भी है। बल्कि वो ये भी साथ कह रहे हैं कि हमने इस तरह की हर चीज को पहले भी नाकाम किया और आइंदा भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, फिर ये जो सिक्योरिटी अलायंस है अमेरिका और इंडिया का, इस पे आते जी फकर भाई, देखिए, मुझे जो प्रधानमंत्री मोदी में और बाकी जो लीडर्स के स्टेटमेंट है उनमें मैं एक अंतर करता हूं। मैं उसमें एक फर्क देखता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं, इसमें तो कोई संदेह किसी को होना नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कोई संदेह। बाकी हमारे यहाँ एक रिचुअल रहता था कि उधर से कुछ भी हो जाए इंडिया में तो हमारे एक नेता आएंगे और बोलेंगे मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, हम कठोर कार्रवाई करेंगे। तो जी। कड़ी निंदा से कठोर कार्रवाई के बाद वो काम वही खत्म हो जाता था, बयान आ गया, बाकी सब अपने अपने घर चले गए। बट अच्छा। मोदी जी के ऐसा नहीं कहा जा सकता। द मैन मीन्स द वर्ड। सो वो अगर उन्होंने कहा, उनकी बात में ना, एक उनके बात में रिजॉल्व था जब उन्होंने कहा कि हम ये आतंक के आका मुझे यहां से सुन लें कि हम आपको नेस्तनाबूद कर देंगे और आपके जो मंसूबे हैं वो कभी सफल नहीं हो सकते। तो आई थिंक ही मेंट द बिजनेस। आई थिंक ही हैज अ लॉन्ग टर्म प्लान। उन्होंने ऐसे नहीं बोला, उन्होंने ये इंश्योर किया कि सुने इसको लोग और इसको हाईलाइट करें उस स्पीच के उस पार्ट को। बाकी उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन ये उन्होंने इम्फेसाइज करके बोला कि जो आप मुझे सुन रहे हैं ये 4 सेंटेंस सुन लीजिए कि देयर इज समथिंग कमिंग अप, और अगर आप में दम है तो प्रिपेयर कर लीजिए जो एक्शन आपके अगेंस्ट में होगा। ये जो आप आतंक को यूज कर रहे हैं एज अ स्टेट पॉलिसी इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और आतंक को आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी बना रखा है, ये अब ज्यादा दिन चलेगा नहीं। अब इसका रोड मैप क्या होगा, ये एक्शन कैसे होगा, ये तो मोदी जी जाने और उनके जो हाई एंड ऑफिसर्स हैं वो जाने, हमारे आपके पे चेक के बाहर का वो क्वेश्चन है। लेकिन मुझे एक गट फीलिंग हुई, बिकॉज वो जब मैंने सुना और जो उनका फेस का एक्सप्रेशन था, इट वॉज नॉट लाइट। ही हैड, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक स्टर्न चेहरा हो गया, एकदम कड़क हो गया चेहरा, और उन्होंने कहा कि इसको हम हरा के रहेंगे और इसको हम सबक सिखा के रहेंगे। देखिए, आतंकवाद को हराना बहुत मुश्किल नहीं होता। आतंकवाद के लिए 4 चीजें चाहिए होती है। नंबर 1 आइडियोलॉजी, नंबर 2 फाइनेंस, नंबर 3 लोग, और नंबर 4 आपको वेपन। तो आप अगर इन चारों पे काबू पालोगे तो आपको बहुत आसानी से ये आतंकवाद का
फिनोमिना है उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो बॉटम लाइन ये है कि ये जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं उस स्टेटमेंट को उसी उसी नजर से समझा जाना चाहिए। ओके ओके। और, और बस मतलब यही है कि ठीक है, राइट। हाँ सीरियस। बिल्कुल, ये इस तरह की बात, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि अगर भाई 1 मिनट के लिए पॉज कर लेंगे, इसको एक फोन आ रहा है जी जी, अर्जेंट। नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से जो चीज़ें हैं, वो हम नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से अगर हम बात करें तो अक्सर हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि वो इस हवाले से बड़े क्लियर रहते हैं, और वो ऐसा नहीं करते कि मतलब अगर हम उनकी बात करें तो वो सिर्फ बयान नहीं दागते, बल्कि उसके पीछे कोई आइडियोलॉजी या कोई स्ट्रेटजी लाजमी होती है। तो इस वजह से हम ये गालिबन पाकिस्तान ने खैर इसके ऊपर जवाब भी दिया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, मैडम ज़हरा बलोच साहिबा जो हमारी स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की, उन्होंने इसके ऊपर जवाब दिया है। लेकिन क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हाँ, अगर वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है अगर उनको नज़र आता है, क्योंकि उनके होते हुए हमने बालाकोट स्ट्राइक को देखा है। तो शायद ये एक वजह माइट भी पॉसिबल कि हो सकती है, जो डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं या बाकी लोग भी। लेकिन खैर पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने भी बयान दिया, और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब ने भी बयान दिया है। आगे जो कुछ होगा तो दोनों कंट्रीज़ की फोर्सेस मौजूद है, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ऑलरेडी हमने कहा कि क्योंकि कारगिल के हवाले से ये तकरीब थी जहाँ पे ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने वहाँ पे की है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आते हैं, ये मुद्दा तो खैर अलग नहीं है, ये भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना से रिलेटेड है। इंडियन रिपब्लिकन ने कांग्रेस में एक बिल मूव किया है, जो सेनेटर रोबियो है उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान को अगर एड वगैरह दिया जाता है तो दिया जाए, लेकिन इस बात को मेक श्योर किया जाए कि इसको किसी और मीन्स के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान को टाइटन करना जरूरी है। क्या देख रहे हैं इस हवाले से, क्या मतलब कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये इंडिया के हवाले से भी और पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, ये जो बिल है सेनेटर रूबियो ने जो इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट, ठीक है ना। और इसका पर्पस है कि बायलैटरल कोऑपरेशन जो इंडिया का है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि जो बीजिंग की एग्रेशन है आपका, यानी चाइना का जो एग्रेसिव पॉलिसी है इंडिया में, उसको काउंटर करने के लिए। देखिए, अमेरिका ने ये महसूस किया है यूक्रेन वॉर के बाद कि इंडिया चाइना के साथ, भले वो उनके लिए अच्छा ना हो अमेरिका के लिए, लेकिन इंडिया ने एक मैसेज तो दे दिया ना कि हम यारों के यार हैं, हम वक्त पड़ने पे छोड़ेंगे नहीं आपका साथ, ठीक है ना। यदि आपने हमारे टफ टाइम पे हमारा साथ दिया था, तो इंडिया इतनी अपॉर्चुनिस्ट कंट्री नहीं है कि आज अब आपका बुरा वक्त आया तो हमने अपना समय देखा और हम चले गए। तो ये बात तो वहां पे गई है। ये मैसेज जो यूएस के समझदार लोग हैं, पॉलिसी मेकर से, उनको ये बात समझ में आया कि इंडिया रशिया के लिए ऐसा क्यों कह रहा है, जबकि इंडिया मॉरली जो था वो और लीगली भी अपोज है जो एक्शन लिया रशिया ने। इंडिया यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को एक्सेप्ट करता है, इंडिया यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करता है, इंडिया ये मानता है कि रशिया ने ये जो अग्रेशन किया था ये नहीं किया जाना चाहिए था, हालांकि वो उसको ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं करते, क्योंकि भाई हमारी एक फीलिंग्स हैं रशिया के साथ, और रशिया ने हमारे साथ बार बार हमको बचाया है, हमारे साथ खड़े हुए हैं, अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है। 1971 का वॉर हो, उसके पहले कश्मीर के ऊपर कई सारे रिजोल्यूशन आए, गोवा के ऊपर रिजोल्यूशन आया था, उन सब में रशिया हमारे साथ एज अ, जिसे कह लीजिए ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड वो खड़े रहे। तो वो इस बात को समझते हैं कि इंडिया रशिया का साथ इसलिए नहीं ले रहा कि वो नॉर्थ कोरिया या वो रोग स्टेट है। इंडिया रशिया का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि ये फ्रेंडशिप की बात है, ये बात ट्रस्ट की है कि आज आपको फकर भाई जरूरत हो और मैं मुंह मोड़ लूं तो आप कहोगे यार जब तक तो मैं आपके साथ था तब तक तो अच्छे दिनों में आप खड़े रहे, आज जब मैंने टफ टाइम आया तो आपने जो है वो दिखा दिया, बोले नहीं नहीं भाई हम ये नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होती फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में फिर गलत या सही, हमारे यहाँ जैसे महाभारत की कहानी में था, जो द्रोणाचार्य थे, गुरु द्रोणाचार्य, तो या भीष्म पितामह, वो ये जानते थे कि कौरव जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ खड़े रहे।
गांधारी जो कि गांधार से आई थी, युधिष्ठिर की जो वाइफ थी, उनके 100 बच्चों में पहला बच्चा कौरव तो वो दुर्योधन था। वो ये जानते थे कि दुर्योधन पांडवों से गलत लड़ाई लड़ रहा है, वो गलत है, लेकिन बात क्या थी कि वो राज सिंहासन के साथ बंधे थे, तो उनको लड़ना पड़ा वो लड़ाई, डिस्पाइट ये जानते हुए कि वो गलत कर रहा है। उसी तरीके से मोदी जी ये जानते हैं कि रशिया का ये एक्शन किसी भी तरीके से अप्रूव नहीं किया जा सकता। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को आप ऐसे वायलेट नहीं कर सकते। वॉर एक पॉलिसी ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नहीं हो सकती है, लेकिन स्टिल वी हैव टू स्टैंड बाय, वी डिड स्टैंड बाय एंड वी विल स्टैंड बाय। हम रशिया को ऐसे नहीं छोड़ सकते अकेले, ये मित्रता का तकाजा है। अच्छा, अब ये बिल क्या कहता है, इस बिल के बारे में बात कर ले। ये जो मार्को रूबियो साहब है, इन्होंने कुछ सक्सेशन में 2 बिल इंट्रोड्यूस किए हैं। हम दोनों बिल पे थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक उनके बिल उन्होंने चाइना को कंट्रोल करने के लिए किया है, उसका नाम है स्पेसिफिक टू चाइना, उसका नाम है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट एक्ट ऑफ 2024। और दूसरा जो इन्होंने किया है, जिसकी हम और आप चर्चा कर रहे हैं, वो है यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट 2024। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? इसके ना इन्होंने जो है 6 पॉइंट है, वो मैं आपको पढ़ देता हूं। पहला, नंबर 1, set a statement of policy that US will support India in its response to growing threats to its territorial integrity, provide necessary security assistance to India to deter adversaries and cooperate with India। ये पहला पॉइंट ये है कि अमेरिका पॉलिसी स्टेटमेंट दे कि इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे यदि पाकिस्तान हमला करेगा, यदि चाइना हमला करेगा, तो अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा होगा। ये पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी। और जब आप ये पॉलिसी बनाओगे तो फिर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में कोई इसमें दो मत नहीं हो सकते। दे हैव टू बी ऑन द सेम पेज। सेकंड क्या किया? प्रोवाइड अ लिमिटेड एग्जम्पशन फॉर इंडिया फ्रॉम काटसा सैंक्शन फॉर परचेजेस ऑफ रशियन इक्विपमेंट दैट आर करेंटली यूज्ड बाय द इंडियन मिलिट्री। उन्होंने हालांकि करेंटली यूज का एक टेक्निकल वर्ड वो ये कह रहे हैं, काटसा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट करके इसका नाम है। तो उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया को एग्जम्पशन दे दो, इसमें इंडिया के ऊपर आप कोई भी सैंक्शन नहीं लगाएंगे यदि वो अमेरिकन एनिमी से इक्विपमेंट खरीदते हैं। मगर उनका ये कहना है कि वो सैंक्शन उसी हद तक होगा जो एग्जिस्टिंग आपके इंडियन आर्मी के जो या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जो सामान है, जो मिलिट्री हार्डवेयर है, क्योंकि उसकी आपको पता ही है, कभी आपको हार्डवेयर तो चाहिए होता है ना, कभी ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, मेंटेनेंस है, और भी चीजें हैं। तो वो कह रहे हैं उस हद तक तो एग्जम्पशन दे दीजिए कि यदि इंडिया कोई अपना हार्डवेयर खरीद रहा है फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस रशिया से फॉर एग्जिस्टिंग वेपन, उसमें काटसा में कोई सैंक्शन इंडिया के ऊपर अमेरिका नहीं लगाएगा। दूसरा है सेट अ सेंस of Congress that expeditious considerations of certification of letters to offer to sell defense article, defense services। उन्होंने कहा इंडिया यदि अमेरिका से कोई वेपन खरीदना चाह रहा है, कोई भी डिफेंस का वेपन किसी भी नेचर का, तो ये कांग्रेस की ड्यूटी होगी कि उसको वो तो तेज कर दे, बाकियों की तरह धीरे में नहीं रहे। एक्सपेडिशियस यानी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दीजिए। यदि 4 एप्लीकेशन पड़े हैं कि भाई बोइंग खरीदने के लिए फ्रांस भी है, या मान लीजिए युगांडा भी है, या इजराइल भी है, और इंडिया भी है, तो इंडिया वाले को आप एक्सपेडाइट करेंगे, इंडिया वाले को आप प्रेफरेंस देंगे यदि कोई भी डिफेंस रिलेटेड आर्टिकल इंडिया अमेरिका से खरीदना चाहता है। तो ये कांग्रेस के अंदर, क्योंकि आपको पता है बिना कांग्रेस के अप्रूवल के कोई बिल कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे नहीं जा सकते। चौथा पॉइंट है ट्रीट इंडिया एज इफ इट वर ऑफ द सेम स्टेटस एज यूएस अलाइज सच एज जापान, इजराइल, कोरिया एंड नेटो अलाइज। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो कह रहे हैं कि उनको भी उतना ही क्लोज मानो जैसे जापान है, जैसे इजराइल है, जैसे वो है। सेम ट्रीटमेंट लाइक गिवन टू अ नेटो अलाइज, यानी कि द ट्रस्ट लेवल शुड बी एक्सेप्शनली हाई, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जैसी चूंकि कुछ टेक्नोलॉजी आप सबको नहीं देते हो, बहुत क्लोज फ्रेंड को देते हो, जैसे आप बाकी डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान को भी बेच सकते हो और नॉर्मल देश को भी बेच सकते हो, लेकिन सर्टेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स है वो नहीं होगी उनको, चाहे जो भी हो जाए। तो वो कह रहे हैं जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मैटर आता है तो यूएस जो है वो जैसे जापान को ट्रीट करता है, इजराइल को ट्रीट करता है, कोरिया को ट्रीट करता है, या नेटो अलायंस को करता है, सेम ट्रीटमेंट शुड बी एक्सटेंडेड टू इंडिया।
authorize the Secretary of State to enter into a memorandum of understanding with India to increase military cooperation. ये मतलब मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए जितनी भी ट्रीटीज या अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की जा सकती है, वो डिफेंस सेक्रेटरी को पावर दे दिया जाए कि वो अपने इच्छा के अनुसार वो आके उसको साइन करें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उनको बार बार अप्रूवल न लेनी पड़े कांग्रेस से. एक्सपेडाइट एक्सेस डिफेंस आर्टिकल्स to India for 2 years and grant India the same status as other allies. Expand international military education and training cooperation with New Delhi. Require a report to Congress on Pakistan's use of offensive force, including through terrorism and proxy groups against India. Bar Pakistan from receiving security assistance if it is found to have sponsored terrorism against India. तो पाकिस्तान से रिलेटेड दो चीजें उन्होंने कही हैं. नंबर 1 कि आप एक रिपोर्ट कांग्रेस में हर साल मांगिए कि पाकिस्तान कोई ऑफेंसिव फोर्स, यानी कि जैसे टेररिज्म हो गया, कोई फर्स्ट यूज ऑफ फोर्स अगर पाकिस्तान कर रहा है इंडिया के ऊपर, चाहे उसका मैनिफेस्टेशन कुछ भी हो, नॉन स्टेट एक्टर्स हो, स्टेट एक्टर्स हो, कोई भी हो, अगर वो यूज ऑफ ऑफेंसिव फोर्स इंडिया के अगेंस्ट में कर रहा है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो अटैक हो, टेररिज्म हो, और कोई सबवर्सिव एक्टिविटी हो, फुल फ्लेजेड वॉर हो, उस पर पूरी रिपोर्ट मांगिए. और अगर वो ऐसा करते हैं तो इंडिया के साथ खड़े हो जाइए. और दूसरा, पाकिस्तान को किसी भी तरीके का सिक्योरिटी असिस्टेंस नहीं दिया जाएगा यदि पाया जाता है कि वो टेररिज्म के स्पॉन्सर हैं. सिक्योरिटी असिस्टेंस मींस सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई एड नहीं दिया जाएगा, कोई वेपन नहीं दिया जाएगा, एग्जिस्टिंग वेपन के लिए अगर कोई हार्डवेयर चाहिए वो नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं होगा, किसी भी प्रकार की इंटेलिजेंस का ट्रांसफर नहीं होगा. अगर पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट में टेररिज्म या कोई भी और फोर्स यूज करता है उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के तहत, अगर नहीं करता है तो फिर ये सब चीजें अप्लाई नहीं होंगी, फिर पाकिस्तान के साथ ये सब ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं. तो दीज सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान आर इंडिया स्पेसिफिक. यदि आप इंडिया के अगेंस्ट में ये काम करेंगे तो फिर आपको ये भुगतान देना पड़ेगा. यही लबो लुबाब है उनके प्रपोज्ड बिल का. जी. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये बिल अप्रूव अभी हुआ, क्योंकि है नहीं अभी पेश किया गया है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कितना थ्रेट है, इंडिया के लिए कितना सक्सेसफुल है, और चाइना के लिए कितना बड़ा थ्रेट है? देखिए, पहले आपके क्वेश्चन का पाकिस्तान वाला एंगल ले लेते हैं. देखिए, पाकिस्तान के पास तो ऑप्शन नहीं बचा है फखर भाई. जी. सारे आपकी जो मैनेजमेंट है, हाउस मैनेजमेंट जिसको कह लीजिए, इंटरनल मैनेजमेंट, गवर्नेंस कह लीजिए, वो इतना हॉरिबल है, इतना मायोपिक है कि आप एक दिन से ज्यादा का विजन ही नहीं रखते. तो अगर आपको, और आप बिना इंटरनेशनल असिस्टेंस के अपने पैर पे खड़े नहीं हो सकते हैं, ये सच है. आपके पास ना तो अपना मिलिट्री का इक्विपमेंट है, ना आपके पास अपना फाइनेंशियल एबिलिटी है कि आप अपनी कंट्री को स्टेबलाइज कर सके. तो आप तो एक्सटर्नल असिस्टेंस के ऊपर दिनों रात डिपेंडेंट हो, चाहे उसका नाम अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे अरेबिया हो. ये 3 आपके धुरिया हैं जिनके ऊपर आपकी कंट्री का खान पान चलता है, वरना लोग भूखे मर जाएंगे भाई, क्योंकि आपका प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल यूनिट है नहीं. मैंने कई बार सुना लोग कहते हैं कि इंडिया से ट्रेड करके सोल्यूशन हो जाएगा. मैं इस बात से बहुत डिसएग्री करता हूं कि पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड करेगा तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. नहीं भैया, पाकिस्तान को इकोनॉमिक्स ठीक करना है. ट्रेड इकोनॉमिक्स का एक पार्ट होता है. जैसे ट्रेड का नाम होता है खरीद फरोख्त, बेचना और खरीदना. आप क्या इंडिया को बेचोगे और इंडिया से क्या खरीदोगे, चलो ये तो हमें समझ में आ रहा है. आप कुछ अच्छे गुड्स ले लोगे, फार्मास्यूटिकल्स ले लोगे, सब्जियां ले लोगे, फल ले लोगे, या कोई और इंडस्ट्रियल यूज के सामान ले लोगे, मगर आप इंडिया को बेचोगे क्या? आप इंडिया को क्या दोगे? जैसे नॉट ओनली इंडिया, आप दुनिया को और क्या दे रहे हो सिवाय आप तौलिया के और कुछ और ये इस तरीके के कॉटन प्रोडक्ट्स बनाने के, और तो कुछ बना नहीं रहे हो. और वो भी आप ये कहते हो क्योंकि आपको जीएसपी प्लस का स्पेशल स्टेटस, सब्सिडाइज्ड स्टेटस हासिल है उस असिस्टेंस के बिना. तो आपके प्रोडक्ट इस क्वालिटी के नहीं है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर सके. आप इंटरनेशनल ट्रेड भी खैरात के दम पे वो उसमें आपका हिस्सा है. यदि वो खिरात और स्पेशल स्टेटस, वो सब्सिडीज हटा ली जाए तो आप इंटरनेशनल ट्रेड में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते फकर भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. ठीक है ना? तो पॉइंट ये है कि अगर वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन आपसे खींच लें, वो आपको किसी भी तरीके का असिस्टेंस देना बंद कर दे इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि पाकिस्तान की जनता त्राहिमाम पे आ जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा, खाने पीने का सामान बंद हो जाएगा, इवन तेल और ये सब चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि जनता अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी, जैसे अभी आपके बिजली के बिल का हालत है. बिल्कुल. पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू एंटेगोनाइज इंटरनेशनल हेवीवेट्स लाइक अमेरिका.
चाइना के भरोसे आप नहीं कर सकते। चाइना आपको 3-4 स्टेटमेंट और कुछ उधार के देने के अलावा कुछ नहीं दे सकता। आपको पैकेज और जिसे कह लीजिए एड और असिस्टेंस तो वहां अमेरिका से आती है। अमेरिका तो से आपको कैश देने वाला और उस कैश की कोई अकाउंटेबिलिटी न रखने वाला कि कैश देके कि जाओ भूल जाओ, जैसे ईदी मिलती है कि भैया ये लो बेटा ये जाओ आज एंजॉय करो, वो हो गया। चाइना तो ईदी नहीं देता, चाइना कहता है ये लोन है, इस पे साइन कर लो, 10% 12% जितना हाई टैक्स का हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है वो दे दो भैया हमें, उसके बाद आप नहीं दे पाएंगे वो आएंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज हमारे नाम कर दो, कराची का पोर्ट हमारे नाम कर दो, कल को गवादर हमारे नाम कर दो, आधा शहर आप ऐसे कैसे पाकिस्तान आप बड़े आराम से उनको हैंड ओवर कर दोगे। सो क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? ये कौन सी गवर्नेंस की पॉलिसी है पाकिस्तान का? गवर्नेंस का क्या वो एक कोई पढ़ा लिखा आदमी कम से कम 2 पेज व्हाइट पेपर दे मुझे कि व्हाट इज द विजन ऑफ पाकिस्तान गवर्नेंस, ऑब्जेक्टिव क्या है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेटेड ग्रुप ऑफ टारगेटेड एरिया ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन जिसको कहते हैं कि भाई यहां हम पहले फोकस करेंगे इंप्रूवमेंट लाने के लिए और बाकी जो है लॉन्ग टर्म में करेंगे। वो जरा व्हाइट पेपर आए तो कि व्हाट डज द पाकिस्तान गवर्नमेंटल स्कीम लुक लाइक, व्हाट इज द गवर्नेंस फॉर पाकिस्तान। वरना गवर्नमेंट बना देने को गवर्नमेंट गवर्नेंस नहीं कहते हैं फकर भाई। जस्ट बिकॉज एक गवर्नमेंट है तो वो गवर्नेंस कर रही होगी, दिस इज स्टूपिडिटी unless until you give them free hand, and free hand not only to succeed but free hand to fail। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो गवर्नमेंट को ये मत कहो कि ये इनकॉम्पिटेंट है, दूसरी गवर्नमेंट आएगी, तीसरी गवर्नमेंट आएगी, चौथी गवर्नमेंट आएगी, उस प्रोसेस को चलने दो। लोगों को इसको कहते हैं अंग्रेजी में या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करने दो, गलतियां करने दो, करप्शन करने दो। इंडिया में भी एक समय ऐसे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं, उन्होंने हमारे स्टेट्स पे और बल्कि इंडिया पे राज किया है 10-10 15-15 साल कि इंडिया की जनता कांप गई। जब वो कांप गई तो उनको समझ में आया कि ये वोट देके तुम देश का बंटादार कर दोगे, एंड देन अल्टीमेटली दे गॉट करेक्टेड और उन्होंने जो सही लोग थे उन्होंने उसको चुनना शुरू किया। तो लोगों को ऑप्शन तो दीजिए। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि पाकिस्तान कांट अफोर्ड मिसमैनेजमेंट एनीमोर, क्योंकि आपसे लोग नाराज हो रहे हैं, अपने ही लोग नाराज हो रहे हैं और उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी आपसे नाराज है क्योंकि आप किसी के सगे नहीं हो, आप किसी को कोई विजन नहीं दे रहे हो। हर जगह जो है वो एक जिसे कह लीजिए ना कॉस्मेटिक वो है कि किसी को मुंह पे कुछ बोल दिया, झूठ बोल दिया, सच बोल दिया, ऐसे करके आप एक मैनेजमेंट की सिचुएशन में हो, क्राइसिस मैनेजमेंट। दिस इज नॉट गवर्नेंस। सो आई डोंट थिंक पाकिस्तान कैन अफोर्ड इट। बहुत कॉस्टली पड़ेगा आने वाले 10 साल में, ये और कॉस्टली पड़ेगा बिकॉज आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है फकर भाई, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश इंडोनेशिया नहीं है, वो अब आप है। ये ताज अब आपके 2.55 ग्रोथ रेट है सर। बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी मैं यूएन का एक रिपोर्ट पढ़ रहा था फकर भाई कि उसमें लिखा था कि 2080 में या 2062 में दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज कर जाएगी, मगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन वहां भी स्टेबलाइज नहीं करेगी, वो तभी ग्रोथ दे रही होगी। तो ये अभी हम लोग 80 बिलियन लोग हैं, 8 अरब लोग हैं पृथ्वी पर, ये 100 अरब हो जाएगा आज से 40-50 साल बाद। उसमें इंडिया की पॉपुलेशन भी पीक करने के बाद धीरे धीरे 2062 में गिरने लगेगी। चाइना का पॉपुलेशन 50 साल बाद 633 मिलियन 63 करोड़ होंगे। हमारा उस समय भी मेरे ख्याल से 1 अरब 40 करोड़ लोग होंगे, तो दुनिया की सबसे पॉपुलेट कंट्री हम ही होंगे। लेकिन पॉइंट ये कि पाकिस्तान भी सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होगा, उसको मैनेज करने के लिए क्या आपके पास सिचुएशन है? हम आज की डेट में $2,500 पर कैपिटा इनकम पे हैं और उसमें यह स्टडी था कि 2047 तक हम जो है $10,000 पर कैपिटा इनकम पे आ जाएंगे। तो हम 1.4 बिलियन लोगों को मैनेज कर लेंगे क्योंकि पॉपुलेशन गिर चुकी होगी और धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन आप क्या पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा रहे हो, और क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है जो कि इतनी बढ़ती पॉपुलेशन की डिमांड को मीट कर सके। एक बेसिक मैं आपको बात कह के खत्म करता हूं। हमने बचपन में माल्थियस का जो है ना इकोनॉमिक फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसमें जो माल्थेंस ऐसे कुछ नाम था, तो उसमें उनका जो थ्योरी था वो ये था कि जो आपका प्रोडक्शन ऑफ जो अन्न है, जो खाना है, जो खेती है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ता है, यानी 2 into 2 into 2 into ऐसे करके। लेकिन जो आपका पॉपुलेशन जो है वो जियोग्रामेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ता है, यानी 2 to the power 2 to the power 2 to the power 2 इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। कि यदि आपने पॉपुलेशन को नहीं रोका
तो एक समय के बाद पॉपुलेशन जो होगी वो इतनी ज्यादा हो चुकी होगी कि आपका जो फूड सिक्योरिटी है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन की इंक्रीज का रेट और आप कितनी भी हाई इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी लगा के एग्रीकल्चर कर ले, वो इंक्रीज को आप मेंटेन और मैनेज नहीं कर पाओगे फखर भाई. So first thing, the one thing that the Pakistan should do is to have a policy on number one, curbing the terrorism and the extreme ideology, and second, population straight away. 10 साल में हमें इतना % population कम करनी है. अगर ये नहीं हो रहा है, so then the country is running towards a situation जहां पे कोई government इसको manage नहीं कर पाएगी. Because government can only manage civilized group of people. No government can manage chaos and disorder and extremism. आपके पास वो मीन्स ही नहीं रहेंगे. जी एग्जैक्टली. और बिल्कुल, क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म है, लेकिन ऑन अ लाइट नोट, अभी कुछ दिन पहले मैं किसी का एक राइट अप पढ़ रहा था. उन्होंने कहा कि देखें, हमारी पॉपुलेशन इतनी थी तो एक आदमी के ऊपर इतना कर्जा था, यानी 3 लाख रुपए पर हेड कर्जा था. लेकिन अभी हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है तो वो कर्जा नीचे हो गया. कहते कर्ज खत्म करने का एक ही तरीका है कि पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए. यानी यकीन करें कि अब एक मजाक के ठीक है तौर पे ये बात की जा रही है, लेकिन ये हकीकत है कि हम शायद इसी तरीके से कहते हैं कि शायद हमारे मसाइल हल होंगे, लेकिन हमारे मसाइल, हमारे प्रॉब्लम्स मजीद बढ़ेंगे. ठीक है, कर्जा पर हेड जो है वो अगर 3 लाख है तो शायद 1 लाख पे आ जाएगा, लेकिन कर्जा हमारे पास हमारे ऊपर उसी तरह अगर 200 अरब डॉलर है तो 200 अरब डॉलर ही है पाकिस्तान के ऊपर. लेकिन खैर एनीवे, डॉक्टर साहब, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने की, और सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे लिया जाता है और हमें बताया भी जाता है कि हमें एक मतलब हमारी सिक्योरिटी को बड़े मसाइल है, सालिमियत को बड़ा ख़तरा है. तो ये तो हमने भी सुना, हमारे पहले वाले हमारे जो फादर या ग्रैंड फादर थे उन्होंने भी यही सुना, और अब हम सुन रहे हैं, और आइंदा शायद हमारी नस्लें भी यही सुनती रहेंगी कि भाई ये बड़े ख़तरे हैं, और इन ख़तरों की वजह से जो है फिर हम आगे नहीं बढ़ते, और तरक्की भी हमने शायद इसी वजह से हमारी रुकी हुई कि हम सिक्योरिटी, हालांकि वो सिक्योरिटी भी जो है ना वो बस कहने की बातें होती है. लेकिन खैर डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उस पर हम कहते हैं कि बस इतना ही काफ़ी है, आगे नहीं बढ़ते. बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि आपने शो ज्वाइन किया. एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई. किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय. मनाना. थैंक